हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको लोकल पुलिस थाने से कॉल आए कि आप ये कहाँ गए थे। तो सीधे सीधे जवाब हैं, 3 याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहला, शो कहाँ देखा आपने? एंटीला में, ठीक है। दूसरा, कॉमेडियन कौन था? समय रैना था, ठीक है। वो स्केच हो सकता है दिखाएंगे, मेरा नहीं, आपने देखा ही नहीं, उसको पता नहीं। समय रैना जैसे बोलना, घुंघराले बाल थे, ऐसे चेक वाला शर्ट था वो अपने आप, बाकी उनको भी पता, बहुत देखे उन्होंने उसके वीडियो। तीसरा सवाल आएगा, अच्छा जोक्स किसके बारे में थे? बोलना है राहुल गांधी के बारे में। उसके बाद आपकी भी छुट्टी, मेरी भी, कोई उसके बाद किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। ये 3 जवाब आपको याद रखने हैं। समझ गए हैं आप कॉन्टेक्स्ट सेटिंग? बेसिकली कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है। कॉमेडी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ इन इंडिया, बिकॉज कॉमेडी का डायरेक्ट कंपटीशन है रियलिटी से। हम 6 दिन लगा के जोक लिखते हैं, पता चलता है कल शाम हो गया, कर दिया किसी ने, एज इट इज वो जोक मेरा न्यूज में आ गया जो मैं सोच रहा था जोक है। जब ये शो मैंने शुरू किया था, नथिंग मेक सेंस, ये जो सोलो है, जो आज इसका आखिरी शो है, 2 साल से 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल जनवरी में शुरू किया था दिल्ली में, और दिल्ली में जब पहला शो मैं करने वाला था, मैं 6 जोक मुगलों पे लिख के ले गया था कि मैं शो शुरू करूँगा मुगल जोक्स पे, जस्ट टू बी सेफ, यू नो। बट उसी दिन आया न्यूज़ में कि मुगल डिलीट हो गए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से। स्टैंडर्ड 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से मुगल हटा दिए इन्होंने, हैं ही नहीं, मुगल एग्जिस्ट ही नहीं करते, नेवर एग्जिस्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय मुगल? डू यू मीन मगल? हैरी पॉटर चल क्या रहा है? तो हटा दिए इन्होंने। अभी पिछले महीने इन्होंने 7th और 8th स्टैंडर्ड की किताबों से भी हटाए हैं, अभी भी हटाए हैं। वो रिवर्स में जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। पहले बाप गायब होता था, फिर बेटा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, बेटा पहले गायब हुआ फिर बाप गायब हुआ। इनको कोई बताता है कि सर 7th में भी हैं। अच्छा, ओ अच्छा, उसको भी हटाना पड़ेगा। वो 1 साल में एक ही किताब पढ़ते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो बोल रहे अच्छा कोई उनको बताएगा 5th में भी हैं वो, अच्छा 5th से भी हटाना पड़ेगा, वो होगा अगले साल होगा। बट मैं 6 जोक लिख के लाया था मुगलों पे, वो वेस्ट हो गए क्योंकि अब हैं ही नहीं, मुगल एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसी टाइम पे इंडिया में G20 चल रहा था, है ना, तो दुनिया भर के लीडर्स आए हुए थे। जो बाइडेन आया था, जिसको पता नहीं कि वो आया था, उसको बस इतना याद है कि वो व्हाइट हाउस से निकला था अपने गार्डन में बाहर, एंड द नेक्स्ट थिंग ही नोज, एक दाढ़ी वाले अंकल उसको हक कर रहे थे, चिपके हुए थे उससे। उसने छूटते ही पूछा, आपका पोता भी इसी पार्क में खेलता? उन्होंने कहा वो पोता नहीं है, वो संबित पात्रा है, ठीक है, बेबी फेस है लेकिन पोता नहीं है, वो मोर गिन रहा है। तो उसी टाइम पे मैक्रोन, बहुत सारे दुनिया भर के लीडर आए थे। मैक्रोन द ओनली प्रीमियर इन द वर्ल्ड, जो कि उस देश का प्रीमियर भी है और उस देश का बिस्किट का भी नाम है, तो आई डोंट नो, अजीब है, बट ठीक है। खैर वो आए थे, वो सब आते हैं तो सबको हम लोग ताजमहल दिखाने ले जाते हैं क्योंकि एक वही ढंग की चीज़ है हमारे पास। तो गए वहाँ पे और उन्होंने पूछा होगा भाई ये किसने बनाया है, क्या है, तो उनको बताना पड़ा कि UPPWD के एक इंजीनियर थे, श्रीवास्तव साहब। उन्होंने बिजली विभाग का दफ्तर बनवाया था, इसलिए इसमें 4 मीनारें हैं, उससे 4 फेज ABCD निकलते हैं, आगरा के 4 हिस्सों में बिजली जाती है यहाँ से। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया में श्रीवास्तव डायनेस्टी आई थी। करीबन 300 साल उन्होंने राज किया। 1857 में क्वीन विक्टोरिया आई, श्रीवास्तव साहब को ऐसे पकड़ी, मुंह दबाई, बोले बिया हो गया तुम्हारा? श्रीवास्तव साहब घबरा गए, एकदम कांप गए। बोली कांप कह रहे हो, केकरा के घर के हो? तो इस सब के बीच में हमको कॉमेडी करनी पड़ रही है और इसलिए मुझे ये शो लिखना पड़ा, कॉल्ड नथिंग मेक सेंस। द शो kind of came out of my own confusion about living in this world, as a citizen of this world, as an artist, that nothing really is making sense. So I have to process this somehow, thoda sa theoretically. So theoretically I tried doing this.
that I divided the show into 3 parts. The first part is how nothing is making sense. The second part is why nothing is making sense. And the third part is what can we do to make things make sense. The hopeful part of the show. पहला part how nothing is making sense. इसमें एक्चुअल न्यूज़ आइटम्स हैं, उनके मैं आपको उदाहरण दूंगा, इलस्ट्रेशन दूंगा टू पेंट अ पिक्चर ऑफ हाउ फक्ड अप द वर्ल्ड इज राइट नाउ, हाउ कंफ्यूजिंग द वर्ल्ड इज राइट नाउ. कुछ दिन पहले की खबर है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले 19 चीते लेकर आए. ये खबर बनी, 4 दिन न्यूज चैनल पे उत्सव रहा, इतनी बड़ी खबर थी. प्रधानमंत्री 19 चीते ले आए, थैंक यू पीएम. प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया, 19 कर दिखाया, वो मचान पे बैठ के पकड़े उन्होंने 19 चीते, कर दिखाया. इंडिया में चीते रीइंट्रोड्यूस हो गए, थैंक यू पीएम. पीएम 1 मिनट, प्रधानमंत्री ने ट्रीटी साइन की, उसमें 6 चीते नाइजीरिया से आए, 5 केन्या से आए, 5 साउथ अफ्रीका से आए, से जोड़ तोड़ के 19 चीते यहाँ आ गए. 19 चीते आए, बहुत हल्ला इन्होंने मचाया, बट अमेजिंगली उस 19 में से 11 चीते डाइड विद इन 1 ईयर अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, बट 19 में से 11 चीते 1 साल के अंदर मर गए अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो यहाँ आए. उसके बाद हम लोगों को याद आया ये तो बीफ खाते हैं. जो बचे हुए 8 हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी है. प्रिय महामानव, वी नो आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े प्यार से हमें इंडिया लाए हैं. वी ऑल्सो नो आप सांस्कृतिक कारणों की वजह से हमें नॉनवेज खाना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्लीज रोज रोज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी, नकली चिकन फ्लेवर पाउडर छिड़क के देना बंद करो. हम चीते हैं, चूतिए नहीं. और कल लंच में जो थेपले के साथ आम का छुंदा देने वाले हो, उसमें 25-25 ग्राम जहर की पुड़िया डाल देना. हमने देख ली इनफ दुनिया, और देखने का मन नहीं. योर बिलवेड नाइजीरियन चीते. बट ये सैड एंडिंग न्यूज चैनल्स को पसंद नहीं थी. वो वेट करते रहे कि कोई हैप्पी खबर आएगी टू कंप्लीट दिस आर्क, और वो मिली उनको हैप्पी खबर. असल में पिछले साल एक चीते के 4 बच्चे हो गए. ओहो, पिछली बार 4 दिन का उत्सव था, इस बार 7 दिन का उत्सव चला न्यूज चैनल पे. सुबह से शाम एक चीते के 4 बच्चे हो गए, मिशन सक्सेसफुल. एक चीते ने 4 बच्चे दे दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस पीएम. हैं फैमिली फोटो लगाया उन्होंने. सीरियसली, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री, चीता, 4 बच्चे ऐसे वो जो दूध पी रहे. ओ हस्बैंड चीता, वो न्यूज देख के सेल्फ डाउट में आ गया. वो न्यूज चैनल की वजह से इस समय सिर्फ हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे झगड़े नहीं हो रहे हैं, चीता चीती की मैरिटल लाइफ में डिस्कॉर्ड आ चुका. बट दूसरा जो है इनका, दूसरा एक्सट्रीम डराने वाला, वो अभी देखा ही आपने, जो अभी मिनी वॉर हुई हमारी पाकिस्तान से. उसमें इन्होंने तो, अर्नब ने कराची जीत लिया था, अंजना ओम कश्यप लाहौर जीत चुकी थी, इस्लामाबाद हम लोग जीतने ही वाले थे कि ट्रंप ने रात को 3 बजे ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया. और वो ट्वीट भी कैसे किया होगा ट्रंप ने, मुझे पक्का मालूम है. उसको किसी ने कहा होगा सर एक बहुत बड़ा राड़ा हो रहा है कहीं पे, आपको कुछ करना चाहिए इस पे. उसने लगा कहाँ हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है. वो इंडिया पाकिस्तान. अच्छा ठीक है. वो गया होगा नेटफ्लिक्स, उसने अपना कोक और बर्गर रखा होगा सामने, सर्च किया होगा इंडिया पाकिस्तान, उस पे आई होगी बजरंगी भाईजान. उसने वो फिल्म देखी, उसने बोला ये तो अच्छे लोग हैं, ट्वीट कर देता हूँ. एक चलता रहता है. लेकिन एक और बड़ी वॉर चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, डिप्लोमेटिक वॉर. ठीक है, जो डिप्लोमेसी के लेवल पे चल रही है, जो काफी अंडर द रडार चली गई, बहुत लोगों को नहीं पता है. बट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज फैक्ट. ओके, यू कैन फैक्ट चेक इट लेटर. This is happening for the last few years. It's still happening probably as we speak. पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है, जहाँ पे हमारा इंडिया इंक्लेव है, जहाँ हमारे एम्बेसडर रहते हैं, बाकी IFS ऑफिसर रहते हैं, हमारा स्टाफ रहता है, वहाँ का एक पूरी कॉलोनी टाइप है. वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर के घर रात को 3 बजे कोई जाता है चुपके से,
घंटी बजाता है और भाग जाता है। हमारे एम्बेसडर गुस्से में उठते हैं, बाहर आते हैं, देखते हैं साला कौन था, कोई था, परेशान करके चला गया है। वापस अंदर जाते हैं, फ़ोन करते हैं यहाँ पे इंडिया में अपने दोस्त को कि ये फिर साला कोई आया था, घंटी बजा के दिमाग ख़राब करके चला गया, नींद उड़ा दी साले ने। यहाँ पे इंडिया में कोई ऑफिसर जाता है पाकिस्तान एम्बेसी, जहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर रह रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर के घर रात को 3:30 बजे घंटी बजाता है और भाग जाता है। 2 fucking न्यूक्लियर पावर्स घंटियां बजा बजा के लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी का वेट ड्रीम पूरा हो रहा है स्वर्ग से। महात्मा गांधी बोल रहे हैं इतनी हिंसा चलेगी, कर लो, आई कैन हैंडल दैट, चलेगा, इतना कर लो। बल्कि मैं कहता हूं चिंगम चिपका जाओ दरवाजों पे, आधी नींद में खोला है। और ये हो रहा है। सिर्फ यहां नहीं, ये बात इससे आगे बढ़ी हुई है, इससे आगे बढ़ी है। दे आर डूइंग प्रैंक कॉल्स, दे आर डूइंग डर्टी कॉल्स ऑन ईच अदर्स ऑफिस नंबर्स। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उनके ऑफिस में रात को दोपहर को 3 बजे वर्किंग आवर्स में 3 बजे फोन आता है, लैंडलाइन पे उठाते हैं, उधर से आवाज आती है, मुंह में लेगा क्या? तो बोलते हैं नहीं। अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो वो बोलते नहीं जनाब। और सामने से वो दिल्ली का लौंडा बोलता अच्छा हाथ में। ये इस सरकार का नरेगा है मेरे ख्याल से। ये जो लड़के दिल्ली में जो सड़क पे थार में लड़के घूम रहे हैं, उनको बोलते हैं कि एक कॉल का 500 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं, बस इतना बोलना, मुंह मिलेगा क्या? बोल रहे तो मैं फ्री में कर देता। आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। क्या करेंगे? ISBT दिल्ली का जो बस अड्डा है उसके बाथरूम में लिख के आएंगे सेक्स के लिए कॉल करें, नीचे पाकिस्तान एम्बेसी का लैंडलाइन नंबर मुनीरा। आई डोंट नो। इस सब के बीच में हम कॉमेडी कर रहे हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है। बट व्हाई हैव वी कम टू दिस प्लेस? द सेकंड पार्ट ऑफ द शो, what went wrong? I think a lot of things, probably everything went wrong in the last decade. दुनिया भर में the rise of climate crisis, उसकी वजह से xenophobia, उसकी वजह से capitalistic industrial complex, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, rise of right wing governments around the world, everything is connected. But one thing specifically about India which I want to talk about because it is kind of self-implicating is the failure of Indian liberals. Indian liberals have काइंड ऑफ ड्रॉप द बॉल। हम सब जो है ना, इंडियन लिबरल जो हैं, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लेजी लिबरल हैं। हम लोग परफॉर्मेटिव हैं, लिबरल्स नहीं है, बड़ा सुंदर सा वर्ड दिया है परफॉर्मेटिव। तो हम लोग ना परफॉर्म करते हैं लिबरल होना। बाकी दुनिया भर के जितने लिबरल हैं वो चाहते हैं कि दुनिया और लिबरल बने। इंडियन लिबरल चाहता है कि दुनिया देख ले कि हम कितने लिबरल हैं। सो ये जो छोटा सा फ़र्क है, राइट विंग बड़े अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको पता है कि इंडियन लिबरल जो है वो पॉइंट्स कमाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है। तो सुबह से शाम हम इजी पॉइंट्स कमाना चाहते हैं, इसलिए हमारी ज़्यादातर लड़ाइयाँ हम इंटरनेट पे लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा हम सुबह कोई बॉयकॉट ट्रेंड को कर दें सपोर्ट, शाम को हम कोई change.org पे पिटीशन साइन कर दें। बहुत हुआ तो बहुत हुआ। इंडियन लिबरल बहुत मेहनत करता है तो एक यूकेलेले खरीदता है और उस पे हम देखेंगे कि 4 कॉर्ड सीख लेता है, कहीं भी बजा देता है। LA वाइल्ड फायर पे एक मेरा दोस्त, हम देखेंगे बाजार में, हाँ देख ही सकते हैं यहाँ से। तो इंडियन लिबरल जो है वो बहुत बेसिक चीज़ों में उलझा हुआ है। राइट विंग ये समझ गया है इंडियन लिबरल की लेजीनेस। तो वो हमको चीज़ें फेंकते रहते हैं कि बेटा आज ये बॉयकॉट कर दो, आज इसको सपोर्ट कर दो। इधर उधर हम उलझे हैं, अजीब चीज़ें वो बॉयकॉट भी करते हैं। उन्होंने सर्फ एक्सेल बॉयकॉट किया, एक डिटर्जेंट पाउडर, बेसिकली अ केमिकल विद अ केमिकल फॉर्म। उन्होंने बोला ये गलत है, एंटी हिंदू है ये सर्फ एक्सेल। क्यों किया? क्योंकि एक 50 सेकंड की ऐड आई थी टीवी पे, होली की ऐड थी सर्फ एक्सेल की। आजकल नैरेटिव एड्स आ रही हैं, एड्स में कहानी है, क्योंकि फिल्में तो बना नहीं पा रहे, तो सोच रहे हैं यहीं अपना फिल्मगिरी निकाल दें, थोड़ा कहानी इसमें बनाते हैं, फिर सर्फ बेच देंगे साइड में। तो वो ऐड थी सर्फ एक्सेल की।
कहानी नुमा। उसमें एक कहानी थी, एक होली के दिन एक 8 साल के बच्चे को मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने। एक 12 साल की बच्ची उसको अपनी साइकिल पे बिठाती है, गलियों के बीच में से बच्चों रंग वंग फेंक रहे हैं उसके बीच में से बचाती हुई उसको मस्जिद के गेट पे ड्रॉप करती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, बाय बाय बोलता है, यहाँ से बाय बाय बोलती है, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। इतना ऐड था। इस ऐड पे राइट विंग ने इल्ज़ाम लगाया ये लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। 12 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, सिंपल जर्नी फ्रॉम होम टू द मॉस्क, दे कॉल्ड लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। बेसिकली एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस of people between two religions, they are saying love jihad। अगर कल को आपकी गाड़ी पलट गई, आप नाली में गिर गए, कोई आपको बचाने आया, मतलब शादी करना चाहता है शायद, कीचड़ में लिथड़े हुए आदमी से शादी करना चाहता है इसलिए बचा रहा है। वो पूछेगा, निकालने से पहले शादी करेगा, आपने मना किया तो मर नाली के कीड़े, यू डिजर्व टू बी देयर। ये लव जिहाद, देयर ओन डेफिनेशन। जब हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों को छोड़कर मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं तो होता है लव जिहाद। अगर हिंदू लड़कियां एक 50 सेकंड का डिटर्जेंट का ऐड देखकर हिंदू लड़कों को छोड़ रही हैं तो शायद प्रॉब्लम हम में है। वी नीड टू हैव अ हार्ड लुक इन द मिरर एंड आस्क आवरसेल्व्स कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरी शादी 2 हफ्ते बाद आरती से होने वाली थी, आज सुबह सुबह आरती का फोन आ गया, हेलो वरुण ऐसा है ना, अभी मैं ना कुल्ला करते करते टीवी चैनल फ्लिप कर रही थी, वो बीच में कोई डिटर्जेंट का ऐड आया, अब मैं ना अल्ताफ से शादी करूंगा। बट they were very angry, they wanted to teach सर्फ एक्सेल a lesson, so they started a campaign saying सर्फ एक्सेल के पैकेट जलाते हुए वीडियो डालो। लोगों ने सर्फ एक्सेल के पैकेट जलाते हुए वीडियो डाले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह लोग वीडियो डाल रहे थे, सर्फ एक्सेल जला रहे थे। सर्फ एक्सेल एक डिटर्जेंट है, एक केमिकल जिसकी पहली प्रॉपर्टी होती है वो जलता नहीं है। अगर मैं सर्फ एक्सेल का मालिक होता, मैं अगले बैच में बारूद भर के बेचता। जलाओ साले, देखने मजा तो आए। ये क्या फुस्सा हो रहा है, कुछ कर रहे हो ना कैंपेन, देखने को तो मिले लोगों को। But they were very angry. They wanted to teach Surf Excel a lesson. They wanted to trend globally boycott Surf Excel. #boycott Surf Excel। उन्होंने अपने IT सेल्स को बोला कि सब लोग इसको 10-10 बार ट्वीट करो, ये ग्लोबल ट्रेंड में आएगा ट्विटर पे। बाई चांस उनके एक IT सेल कॉल में #boycott Surf Excel में सर्फ वर्ड ड्रॉप हो गया, #boycott Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लग गई। ट्रू फकिंग स्टोरी। 24 घंटे के अंदर गूगल प्ले स्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रेटिंग 4.2 से 2.2 आ गई। इमेजिन बिल गेट्स वहां बैठा हुआ अपनी ग्लोबल मार्केटिंग टीम के साथ बोल रहा, भोसड़ी के समझाओ ये हुआ क्या ये। बिल गेट्स ने जिंदगी में एक बार ये गाली दी होगी, उस दिन दी होगी, इसी भाषा में मैं बता रहा हूं, क्यों उसका ग्लोबल मार्केटिंग हेड वहां बैठा हुआ बोल रहा है, सर ऐसा है, सर नहीं समझा पाएंगे सर बहुत लंबी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पुरानी कहानी, 1000 साल पहले से एक तो शुरू करनी पड़ेगी, फिर बीच में वो श्रीवास्तव डायनेस्टी आती है, हमसे नहीं हो रहा। सर भूल जाओ, छोड़ दो, ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोई सॉफ्टवेयर है, 907 लिखो, 9 जुलाई लेता है चूतिया सॉफ्टवेयर, छोड़ दो, भूल जाओ। सर पावर पॉइंट, विजुअल का जमाना, पावर पॉइंट पे खर्चा करो, पावर पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। और वो उसको बोल रहा है बिल गेट्स की, देखो ऐसा है, जाके पहले चेक कर लो मार्केट में पावर पॉइंट नाम का कोई डिटर्जेंट ना हो, फिर वो भी हम हटाते फिरें, यही करेंगे जीवन भर। बट दे सक्सीडेड, दे एक्चुअली had Surf Excel delete the ad, put an apology, और वो माफ़ी मांगी, उन्होंने बोला हाँ गलती हो गई हमसे भैया, हमको थोड़ा पता था ऐसा सब। वो ऐड मैंने YouTube पे ढूंढा, सर्फ एक्सेल ने हटाया हुआ था, बट वो जिसने हटवाया था उसके चैनल पे था, तो
उसने लिखा है ये हमने हटवाया, तो मैंने वहां देखा। तो काफी सपोर्टिव लोग हैं, अच्छा है। बट उनका हौसला बढ़ा, वो आगे बढ़े, उन्होंने बोला और किसी को बॉयकॉट करेंगे। फिर उन्होंने पकड़ा लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा आ रही थी फिल्म, बड़ी फिल्म थी, उन्होंने कहा भाई इसको भी गिरा देंगे तब तो अपना बहुत महिमा हो जाएगी। तो उन्होंने आमिर खान को पकड़ लिया। लाल सिंह चड्ढा क्यों पकड़ा? क्योंकि आमिर खान ने एक बार एक बात कही थी बहुत पहले। He had said, "My wife doesn't feel safe in India." एक लाइन कही थी उसने, बहुत पहले कही, इतनी पहले कि अब वो उसकी वाइफ भी नहीं रही। बट they don't care about these nuances. They were like, नहीं कहा था भाई। मैंने कहा कि हाँ यार बात तो कहा था, लेकिन पॉइंट ये है कि यार एक सेंटेंस किसी ने कहा, एक लाइन कही थी। एक्चुअली आई वेंट बैक एंड चेक द इंटरव्यू, इट वाज ओनली एग्जैक्टली दैट वन लाइन, माय वाइफ डजंट फील सेफ इन इंडिया, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू वेंट समवेयर एल्स। बट he did say that and I was like, एक लाइन कही है, उसके बदले में किसी की 3 घंटे की फिल्म, कई सालों की मेहनत तुम बोल रहे हो बॉयकॉट कर दो। हाउ अनफेयर इज दैट? एंड देन आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। And the first line he says in the trailer, Amir Khan as Lal Singh Chadda, very authentic makeup, proper like very authentic looking Sikh, older man, like pagdi hai, daadi hai, proper, and in the worst ever Punjabi you will hear on Hindi film screens. हम जो हुंदे हैं अपने आप हुंदे हैं कि कोई हमको ऐसे करदा है। I was like करो boycott, कोई नहीं। कभी कभी एक लाइन बहुत होती है पूरी फिल्म बॉयकॉट करने के लिए। हम बॉयकॉट हुंदे हैं कि कोई हमें करदा है। हाँ जी, करदा है। बट हौसला और बढ़ा, उन्होंने कहा और कोई बड़ी फिल्म पकड़ो। तो उन्होंने उसके बाद आ रही थी ब्रह्मास्त्र, विच वॉज अ रियली ह्यूज फिल्म, एंड एंड दे हैड अगेन देयर ओन इंटरनल लॉजिक कि अच्छा इसमें ऋषि कपूर का बेटा है, ऋषि कपूर बीफ खाता है, ये भी बीफ खाता है। फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र है, इसमें महेश भट्ट की बेटी है, महेश भट्ट हमेशा से हमारे खिलाफ बोलता रहा है। सो दे हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड दे एक्चुअली मेड अ ह्यूज ट्रेलर saying why you should boycott Brahmastra. It was a very well funded trailer, it was huge, it had all the reasons, using good VFX, better VFX than Brahmastra, to tell you why you should boycott Brahmastra. और एज अ लेजी लिबरल टू अर्न माई लिबरल पॉइंट्स मैंने कहा नहीं, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ये बहुत गंदी बात हो रही है, मैं जाऊंगा, मैं टिकट खरीदूंगा, मैं देखूंगा फिल्म। मैं टिकट खरीद के वो फिल्म देखने गया, सपोर्ट करने गया, एंड दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एज अ लिबरल। मुझे लगा कि अपने एजेंडा के लिए ये सब चुतियापा देखना पड़ेगा, तो हो गया। मैं वापस आके मैंने अपने धर्म ग्रंथ खोले, मैंने बोला मैं राइट विंगर हो रहा हूँ, ये सब नहीं देख पाऊंगा मैं। भाई साहब क्या डायलॉग थे, मतलब इट वाज सपोज टू बी अ फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म विद लाइक ग्रेविटी एंड ऑल। उसके बीच में एक लाइन आती है, सुपर हीरो खुद बोल रहा है, लाइट एक रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। क्या? बनाना एक केले का नाम है जो हम सबके एप्पल से बड़ा है, ये तो वही हुआ। कुछ हुआ? कोई लॉजिक है? कुछ भी बक के निकल जाओगे क्या? और सबसे ज्यादा मुझे दुख ये हुआ कि आधे घंटे की फिल्म देखने के बाद मुझे समझ आया ये उनके एजेंडा की फिल्म थी, हमको बॉयकॉट करनी थी, उनको देखनी थी, वो बॉयकॉट किए, हम देखा है, साले चूतिया बन गए, धोखा हो गया हमारे साथ। बड़ा मुश्किल है भाई लिबरल होना, चूतिया बना के चले जा रहे लोग। ब्रह्मास्त्र लिबरल लोगों की आदि पुरुष थी, पता है आपको? But another problem with Indian liberals, a bigger problem I would say, is they don't know how to talk. They talk in so much, complicated language, this jargon, very academic language. आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते अपनी आइडियोलॉजी से जब को आपकी बात समझे ही नहीं। समझना पड़ेगा ना। देखो होल क्या है, एक इन अ वेरी आइडियल नॉन वायलेंट सिनारियो, आप या तो सामने वाले को अपनी बात से कन्विंस कर लो या वो आपको अपनी बात से कन्विंस कर ले। राइट विंग की जो भाषा है वो बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन बेस्ड भाषा है, पकड़ो तोड़ो मारो, सिंपल, सबको समझ आता है। हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें सबऑल्टर्न भी है, उसमें सब कॉन्शियस भी है, उसमें सब टेक्स्ट भी है, उसमें सबवे का सैंडविच भी डाल देते हैं हम लोग बीच में।
कुछ भी हो रहा है तो वो बड़ा मुश्किल है समझाना, है ना। लिबरल आपने देखे होंगे, 4-5 लिबरल जब बैठे होते हैं वो मंत्रणा कर, वो कभी भी लिबरल एक दूसरे से ही सहमत नहीं हो पाते, सामने वाले को कैसे समझाओगे। वो छोड़ो, एक लिबरल अपने आप से पूरी जिंदगी सहमत नहीं हो पाता, ठीक है। कैसे मैं समझाऊंगा किसी को। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, अगर एक संतरा आप एक लिबरल को दे दो और वही संतरा आप 100 राइट विंगर्स को दे दो और बोलो कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, एक संतरे पे एक लिबरल कितने ओपिनियन निकाल सकता है। खट्टा तो है, मीठा भी है, मीठा तो है, खट्टा भी है। पर संतरा खा के कहीं मैं पेस्टिसाइड लॉबी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। तब तो ऑर्गेनिक खाना चाहिए, पर ऑर्गेनिक तो महंगा आता है, महंगे के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे तो प्रिविलेज से आते हैं, प्रिविलेज कास्ट और क्लास लोकेशन से आता है। प्रिविलेज शब्द मुझे पता है, ये कितना बड़ा प्रिविलेज है। पूरी दुनिया प्रिविलेज की मारी, मैं साला संतरे के सामने क्यों बैठा हूं। मुझे कुछ करना चाहिए, कहां है मेरा यूकेलेले, है ना। और वही संतरा आप 100 राइट विंगर्स को दे दो और बोलो कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, और सारे के सारे एक सुर में बोलेंगे, देख भाई खाना है तो खा, नहीं खाना मत खा। लेकिन ये कलर का बिकनी पहन के फिल्म में आए तो थिएटर जला देंगे, थिएटर। Which brings me to the third film in the trilogy of boycotts, पठान। बहुत बड़ा उन्होंने बॉयकॉट कैंपेन चलाया पठान के बारे में, which did not really work, क्योंकि पठान में शाहरुख, दीपिका, जॉन अब्राहम तीनों ने कपड़े उतारे हैं। ठरक ओवर आइडियोलॉजी ऑलवेज, but still they got very angry with one part of the film, one particular song of the film. The song was बेशरम रंग, है ना। वो गाना आया, इसमें दीपिका पादुकोण ने जो 16 कॉस्ट्यूम पहने, उसमें जो 13वां कॉस्ट्यूम जो 6 सेकंड के लिए आता है, उसमें हमने पकड़ लिया साला हमारा रंग। हम तुमने हमको क्या सोचा कि हम पूरा गाना नहीं देखते, दीपिका होती है तो। छुपा के हमको चूतिया बना रहे थे, छुपा के हमको इंसल्ट कर, हमने देख लिया। They were very pissed off. They actually ordered, censor board stepped in like they do all the time, and they were like कि इसको आपको बदलना पड़ेगा। जो ऑरेंज कलर है ये तो आप एक तो इसको बदलिए, ये जो है ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज का जो स्पेक्ट्रम होता है उस पर आप इसको छोटे फैंटा से नॉर्मल फैंटा की तरफ ले जाइए। लोगों को बुरा लग रहा है ये, है ना, ये कलर जो है उधर ले जाइए। पहला बदलाव ये कीजिए। दूसरा जो है ये बड़ी वल्गर रिवीलिंग सी ये जो ड्रेस है इसको आप लंबा कर दीजिए। तो वीएफएक्स का इस्तेमाल करके 2 बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म रिलीज करनी थी। तो वीएफएक्स का इस्तेमाल करके वो ऑरेंज को चेंज किया गया स्पेक्ट्रम पे। तो आप ट्रेलर में जो आपने देखा गाना और जो फाइनल फिल्म में आया उसमें ये चेंज है, द कलर इज चेंज्ड। एंड सेकेंड थिंग, वो कॉस्ट्यूम जो भी है उसको लंबा किया गया है, वीएफएक्स से स्टिच किया, लंबा बड़ा किया गया। यहाँ 3 इंच जोड़ा है, यहाँ 2 इंच जोड़ा है, यहाँ 2 इंच जोड़ा है, ये सब किया है। हॉलीवुड में 30 करोड़ का वीएफएक्स का सेटअप आता है। हॉलीवुड में वीएफएक्स मशीन का इस्तेमाल करके सुपर हीरोज को उड़ाया जा रहा है, जानवरों से बातें कराई जा रही हैं, हम ऑल्टरिंग करा रहे हैं यहाँ पे। जो 30 रुपए में सड़क पे बैठा दर्जी करता है, वो मशीन ने उस रात आत्मदाह कर लिया। उसने कहा मैं बड़े बड़े सपने लेकर आई थी इस बड़े शहर में कि मैं कुछ करूंगी, बॉलीवुड को कुछ नए आयाम दूंगी। ये साले तुम यहाँ पे मेरे से कल को तुम बोलोगे कि जॉन अब्राहम का बटन ढीला था, 2 टांके लगा दो। तो ये इस सब के बीच में दे केप्ट सेइंग नहीं भाई ये जो है ना, दिस ऑरेंज बिकनी इट्स एन अटैक ऑन आवर कल्चर, हमारी सभ्यता को खतरा है, हमारी सभ्यता खत्म हो सकती है इसकी वजह। दे केप्ट सेइंग दैट एक्चुअली। तो मैं जानना चाहता हूँ ये खिलजी, तैमूरलंग, ये जो बाहर के थे बड़े बड़े आक्रमणकारी, ये चूतिए थे क्या? ये इतनी बड़ी सेना लेके आए थे? बिकनी पहन के दौड़े चले आते। सोचो यहाँ किले की दीवार पे हमारी सेना खड़ी है, राजा है, सेनापति है, राजा सेनापति से पूछ रहा है, आ रहा है तैमूरलंग दिख रहा है? तो सेनापति देख रहा, बोला हाँ साहब है तो तैमूरलंग। ये है तो तैमूरलंग का क्या मतलब? साहब है तो तैमूरलंग पर ससुरा बिकनी पहन के आ रहा, और पीछे उसकी सेना हवा में सर्फ एक्सेल उड़ा रही है। सर हो गया हमारा।
But the biggest problem with Indian liberals, I think, a genuinely real problem, is the savior complex. They want to acquire the role of a savior. तो savior के लिए क्या चाहिए होता है आपको? दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक चाहिए होता है आपको victim, जो उनके हिसाब से उनके अलावा हर इंसान है, और एक चाहिए होता है परपेट्रेटर. परपेट्रेटर हमेशा इजी परपेट्रेटर कौन होता है? जो घर के बाहर हो. घर के अंदर वालों को हम नहीं देख पाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो 2014 में एक महामानव उतरे, इनसे हम तुमको बचाएंगे. एंड इट्स एन ईजी बैटल फॉर देम, वेरी इजी टू शो कि हाँ ये एक विलन है और तुम बेचारे फंस गए हो उसके, मैं तुमको बचाऊंगा. इट्स नॉट ट्रू. वी ऑल नो 2014 के पहले ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ऐसा मतलब कमाल था कि शेर और हिरन एक ही बाउल से मैगी खा रहे थे, है ना. ऐसा नहीं है. ठीक है, वोकैबुलरी बदली है, लिबरल्स ने कुछ नए शब्द दिए हैं. आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में. मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर में. डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते. मैंने कहा हैं जी. ओ कुछ नहीं पुत्र है, मैं गाल कर रहा हूँ, रोटी दे तो, रोटी दे तो. कुछ नहीं तू रोटी खा अपनी. Really, I mean, आज okay, there is a well-funded hate industry. There are people spending money to incite hatred. There are celebrities, influencers, you know, news channels getting money to spread hatred. मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम pro bono out of passion करते थे. एक पैसा नहीं लिया कभी किसी से उन्होंने. In fact, he was working on the fundamentals of hate speech, which are now being used the world over by all the global leaders. I think he was the first one to crack some of these concepts. He was working on them. He never, I mean, he could have patented them. वो चाहते हो पेटेंट करा के millions बना सकते थे, but he was an open source kind of a guy. He was like, ले जाओ जिसको जो ले जाना है, हम तो फकीर आदमी हैं. He was like really a genius in that sense. मतलब मैं जब 13-14 साल का हुआ, अर्ली 90s की बात, मिड 90s की बात, मुझे बुलाया एक दिन उन्होंने. घर का नाम मेरा था आशु. आशु बात करनी तेरे से. मैंने कहा हाँ जी. आशु इधर आ, कोने में आ, एक ज़रूरी बात करनी, तेरी अब उम्र हो गई बताने की, बताना है मेरे को. मैंने कहा नहीं, वो रिंकू भैया ने बता दिया. He said, क्या बता दिया रिंकू ने? रिंकू क्या बताया? मैंने कहा सॉरी कुछ नहीं बताया रिंकू ने, कुछ नहीं. आप बताओ क्या बताना. He said, देख पुत्र, सिंपल सी बात है, बड़े होके मुसलमान लड़की से शादी नहीं करनी है. मैंने कहा एक मिनट, इससे ज्यादा जरूरी बात रिंकू भैया नहीं बताया. मैं 13 साल का बच्चा, मुझे ये. He said, पुत्र ऐसा है ना, देख ज्यादा तो मैं अभी बता नहीं सकता तेरे को. तू कितने आए तेरे 8th क्लास? मैंने कहा 52%. बोले तो हाँ, तू ज़्यादा नहीं समझेगा, पर बता देता हूँ. देख ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं होती. मैंने कहा कंपैटिबिलिटी नहीं होती मतलब? ही सेड, देख पुत्र, हम जो करते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं. हमको चिढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टा करते हैं. मैंने कहा जैसे कि? बोले हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं. मैंने कहा चाइनीज ऐसे लिखते हैं, पूरी दुनिया को चिढ़ा रहे वो. इसे नहीं, तू समझ नहीं रहा पुत्र, वो सब कुछ उल्टा करते. तू ध्यान से देख, ध्यान से देख. हर चीज जो हम करते हैं ना, ठीक उसकी उल्टी उन्होंने करके रखी हुई है. हम जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं. हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग फाइनल डे, जजमेंट डे में विश्वास रखते हैं. हम लोग चिता को अग्नि देते हैं, वो उसको बरियल करते हैं. हम लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं, वो लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं. हम लोग कंघी ऐसे करते हैं, वो कंघी ऐसे करते हैं. एक मिनट, रिवाइंड. डिड यू जस्ट से कंघी? He said, हाँ पुत्र, कंघी. हिंदू कंघी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं. मैंने कहा सीरियसली? ही सेड, हाँ पुत्र, हिंदू ऐसे कंघी करते हैं, वो ऐसे करते हैं. मैंने कहा फिर घर वापसी, धर्म परिवर्तन, इतना बड़ा नाटक क्या है? सड़क पे किसी को पकड़ो, कंघी उल्टी कर दो. हो गया कन्वर्ट? नहीं, कितना मतलब फिर क्या आप हेट स्पीच है क्या दे रहे हो? कंघियां बांटो. इसे नहीं पुत्र, तू समझ नहीं रहा, तू बात नहीं समझ रहा. देख वो जानबूझ के, देख हम सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, वो उल्टे पे बनाते हैं. मैंने कहा वो रुमाली रोटी होती है, बनाओ सीधे पे, बना के दिखा दूं. इसे नहीं पुत्र, तू ना समझ नहीं रहा, मैं तेरे को ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कड़वी बात बताता हूँ. मैंने कहा हाँ जी. ही सेड, देख पुत्र ऐसा है, वो आलसी होते हैं.
मैंने कहा वो आलसी, वो मतलब कौन? ही सेड वो सारे के सारे। मैंने कहा सारे के सारे? सारे के सारे? ही सेड हाँ सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा आप दोपहर को 3 बजे चले गए होगे किसी के दुकान में पूना में। ही सेड नहीं पुत्र तू समझ नहीं, तू बात नहीं समझ रहा, पर वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो आलसी होते हैं मतलब कौन, कितने? बोले ना वो सारे के सारे। मतलब सारे के सारे? सारे के सारे कैसे हो सकते? ना वो सारे के सारे आलसी होते हैं, बाय रूल बाय डेफिनेशन वो सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा बाय रूल बाय डेफिनेशन अगर वो सारे के सारे आलसी होते हैं, मैं तो कल ही कन्वर्ट हो जाऊं। एक 13 साल के बच्चे के लिए इससे बढ़िया क्या लाइफ होगी? पड़ा हुआ चिल कर रहा, माँ आके बोले कि किताब लगा ले, रूम साफ कर ले, मैं बोलूं मैं तो धर्म का पालन कर रहा जी। एंड मच लेटर इन लाइफ आई थॉट कि ये जो बोल रहे थे उस दिन उल्टा काम करते हैं, आलसी होते हैं, ये कहीं वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं, तो बंगालियों की बात तो नहीं कर रहे थे? आई नो कुछ बंगाली होंगे इस कमरे में भी, है कोई? आई एम सॉरी, आई नो बट कौन तीन सीढ़ियां चढ़ के कौन लड़ने आएगा? बैठे रहोगे। बहुत बट आई नो आई मीन बहुत गुस्सा आएगा तो रात में एक कविता लिख लीजिएगा। आमी শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ঝরে। আমি বাংলা শিখছি এখন। बट या नो ही सॉ आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही सेड देख पुत्र ऐसा मैं तेरे को एकदम कड़वी बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, मैंने तेरे को ये बोला बट ये सच है। मैंने कहा हाँ जी। ही सेड वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं। मैंने कहा अगेन सारे के सारे? ही सेड यस सारे के सारे बाय रूल बाय डेफिनेशन डिसऑनेस्ट होते हैं। मैंने कहा आपकी दुकान पे टेलर मास्टर हैं 15 साल से असलम अंकल, वो डिसऑनेस्ट हैं। असलम को छोड़ के बाकियों की बात है। मैंने कहा ओके आपके बचपन के दोस्त हैं हुसैन अंकल, ईद पे आप उनके घर जाते हो, दिवाली पे वो आपके घर आते हैं, वो अनट्रस्टवर्दी। और नहीं यार हुसैन को बीच में कहाँ ला रहा है, उसको बचपन से जानता हूँ मैं, हुसैन और असलम को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा, बाकी सारे के सारे। मैंने कहा एक मिनट, मोहम्मद रफ़ी के आप इतने बड़े फैन हैं, आप कहते हो किशोर कुमार से बेटर है, विच आई डोंट अग्री विद, बट मोहम्मद रफ़ी डिसऑनेस्ट है? और नहीं पुत्र यार वो तो देशभक्ति के गाने गाता, भक्ति के गाने गाता, मन तरपत हरि दर्शन को आज उन्होंने गाया, कमाल का आदमी। मोहम्मद रफ़ी हुसैन असलम छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने इतने सारे लोग आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आपकी वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ। नुसरत फ़तेह अली खां, मेहदी हसन, गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, कितने मैंने नाम गिना दिए। इसे यार तू बीच में कहाँ इनको ला रहा है, इनको छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मल्होत्रा अंकल आपके दोस्त जो आपके 4 लाख लेके भागे हुए वो। ही सेड मल्होत्रे को बीच में मत ला, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान चोटा है। So I figured the rule of hate speech he was working on very nicely, very subtly, right? मतलब वो जो आज 101 hate speech है, which is confirmation bias and guilt by association, ये सब पे वो काम कर रहे थे। Which is basically दूसरे धर्म का कोई आदमी बुरा है तो न सिर्फ वो अपने धर्म की वजह से बुरा है, बल्कि उसके धर्म के बाकी लोग भी बुरे हो जाते हैं बाय एसोसिएशन। अपने धर्म का कोई आदमी बुरा है तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान चोटा है। देन ही सेड एक मिनट इधर आ, तुम फाइनल बताता हूँ तेरे को। अभी मैच फिक्सिंग हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अजरुद्दीन। कौन था कैप्टन? मोहम्मद अजरुद्दीन। मैंने कहा साथ में 3 और थे, मनोज प्रभाकर, नयन मोंगिया, अजय जडेजा। 3:1। ही सेड तू ना बहुत पढ़ लिख गया। मैंने याद दिलाया हाँ वो 52%, but probably enough to demolish your arguments, but also full disclosure, sad disclosure, this conversation did not exactly go like this. मैंने जो अपने हिस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे इमेजिनेशन में हैं, उनके जो हिस्से हैं वो पूरे के पूरे सच हैं, वो सब हुआ था। everything he said, including कंघी, including तवा, including उर्दू ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे, everything he said. And I was 13 at that time. I did not have the vocabulary, awareness, and above all courage to stand up to a patriarch, a beloved patriarch, a good patriarch, right?
मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ. And that's one sad part of my life, that I never, brought him to a comedy show and performed this set in front of him. That would have been amazing. I really want to do that, but now I can't. He's no more, and that's one sad part I'll probably carry all my life. But unfortunately for him, he passed away in 2014. भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए महामानव. That's life. But he had a couple of legacies for me, accidental, as in what he wanted to give me I did not take, but what he did not intend to give me I somehow took. One was this attempt to find the vocabulary to stand up to patriarchs. दूसरी जो I think, which anyway if you are born in a Punjabi family, so basically second gift from him is when I grew up I had to go into therapy. जो anyway if you're born in a Punjabi family that's like the end goal of life. क्योंकि पंजाबियों का ना ट्रॉमा से एक बड़ा स्पेसिफिक सा रिलेशनशिप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बाकी किसी भी आई डोंट नो रीजन का मैं नहीं जानता हूँ, बट पंजाबियों का बहुत अजीब सा एक रिलेशनशिप है ट्रॉमा के साथ. क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आए, मेरे नाना नानी जब आए गुजरांवाला से 1947 पार्टीशन के टाइम पे, जब उनको पता चला कि ये हो रहा है और आपको यहाँ से उठ के जाना है, देर इज़ वन इमेजिनरी लाइन, वन इमेजिनरी बॉर्डर, बियॉन्ड दैट देर इज़ एन इमेजिनरी लैंड एंड यू हैव टू गो देयर. They did not believe it, they could not process it. Believe तो बात की बात, they could not understand it कि ये बोल क्या रहे हैं ये लोग, कैसे हो. मतलब कोई बोले कि वो 3 बुड्ढों की आपस में लड़ाई होगी, आपको जाना है यहाँ से. तो अगर कोई 1000 साल से वहाँ हो, जहाँ उनकी ज़मीन हो, जहाँ उनके पुरखे हों, जहाँ उनका कल्चर हो, यादें हों, सब कुछ हो, अचानक से आपको कोई बोले कि भाई उठ के यहाँ से आपको जाना है, और एड्रेस भी नहीं दिया गया. ये नहीं बोला गया है कि आपको ऐसा है जी अम्बाला में रेलवे रोड पे प्लॉट नंबर 35 पे जाना है. नो, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड लीव एंड फक ऑफ, बेसिकली लिटरली. They did not understand it. They were the last family to leave that village. वानकी नाम का गांव था. ज़्यादातर लोग जो थे वो 15 अगस्त के आसपास उसके 4-5 दिन में चले गए थे. Our family, they kept delaying till the last week of September to leave. And that too they left when someone told them कि जी ये ऐसा है, ये temporary है, 2-3 महीने में ठंडे हो जाएंगे दंगे, आप वापस आ जाना. That was easier to believe. तो मेरी नानी जब उस घर से निकली तो घर के बाहर एक दिया जला के आई थी कि जब तक हम वापस आएंगे दिया घर की रक्षा करेगा. When they reached the border of India, the new India Pakistan, वहाँ पे Indian government put them into a temporary refugee camp on the outskirts of Amritsar, which was an abandoned Muslim मोहल्ला. वहाँ के सारे लोग उस पार जा चुके थे. वहाँ पे उनको जो कमरा मिला, एक छोटा कमरा था, उसमें 15 लोग पूरे जॉइंट फैमिली के इकट्ठे रह रहे थे. उस कमरे के बाहर भी एक दिया जल रहा था जो वो फैमिली जला के गई थी जो उस पार गई थी. मेरी नानी उस दिए में तेल डालती रही इस उम्मीद में कि कोई हमारे दिए में तेल डालता होगा और एक दिन हम लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे. 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, एंड स्लोली द रियलाइजेशन dawned on them that they are not going back. And then they had to move deep inward into India, and then they finally settled in a place called Jagadhri in Haryana. वहाँ पे वो सेटल हुए. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, उनको लग रहा था वापस जाना है. वो खाली हाथ आए थे, वो न पैसे लेकर आए थे, न जेवर लेकर आए थे, ज़मीन वैसे भी नहीं ला सकते थे. एक छोटा सा संदूक था, एक संदूक था और एक दिया था जो इधर भी जल रहा था उधर भी जल रहा था. एक संदूक था जिसमें बच्चों के कुछ कपड़े थे, बूढ़ों की कुछ दवाइयाँ थी, शायद रास्ते में चाय और बिस्किट का सामान होगा, वो लेकर आए थे. पर एक और चीज़ बहुत बड़ी लेकर आए थे, एक्सीडेंटली बट इंटेंजिबल, ट्रॉमा. एंड समहाउ पंजाबियों को लगता है ये दादाजी की विरासत है, इसको खर्च नहीं करना है, इसको प्रोसेस नहीं करना है, इसको अपने पुत्र को देना है, उसको बोलना है अपनी बेटी को देना है, उसको बोलना है अपने बच्चे को देना है. ये हमारी ज़मीन से हमारा एक लौता रिश्ता है.
एनू खर्च नहीं करना पुत्र, एनू सांभ के रखना है तिजोरी च तिजोरी किसी दिन बड़ा हैप्पी लगे तो कट के थोड़ा जा रगड़ के वापस अंदर, खर्च नहीं करना है। यू हैव टू प्रिजर्व इट। दिस इज द ओनली इनटैंजिबल कनेक्शन नो वन कैन स्नैच अवे फ्रॉम यू टू योर फादर्स लैंड्स। And that's why this image of this happy-go-lucky Punjabi, it's a facade. It's not true. जो आपने देखे ना हमेशा खुश पंजाबी, they are actually trying to drown out the noises in their head. इसलिए वो हमेशा इतना loud music सुनते हैं। कोई जरा सी नेगेटिव बात कर दो पंजाबी का, ओए म्यूजिक ऊंचा करो। पंजाबी घरों में डिप्रेशन के दो ही इलाज हैं, चपेड़ और लिम्का। बहुत हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत डिप्रेशन, लिम्का में नींबू डाल दो, हो गया, ठीक हो जा, कोई नहीं इंदा मूड है, 2 डकार आने न ठीक हो जाना, कुछ नहीं होया हमें। पंजाबीज want to live in broad emotions, they want to live in really broad emotions, they want to always pretend they are happy। बच्चे का नाम हैप्पी रख देते हैं यार, गाल खत्म। हैप्पी सिंह, now you are happy forever पैंचो, हैप्पी सिंह। Now, can ever Happy Singh be sad? Happy Singh is sad. Doesn't make any fucking grammatical sense also. Happy Singh sad कैसे? Space time continuum फट जाएगा उस दिन। Happy Singh can never be sad. पंजाबियों पे अगर इनसाइड आउट का सीक्वल बने, कोई उसमें वो 36 इमोशन नहीं होने वाले, एम्बैरेसमेंट, शेम, सैडनेस, कुछ नहीं भाई। हैप्पी, हॉर्नी, हंग्री, खत्म। ये Punjabis, even when they talk about sadness, even when they talk about trauma, they hide it in so much euphemism, आपको समझ ही नहीं आना। वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि उनको भी डर है, आप पकड़, वो घुमा के बोलते हैं, आप भी नहीं समझते। द मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग, द बेस्ट डांस सॉन्ग, तमिल शादियों में बज रहा है। मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया, मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे सुबह है ना शादी होती, 7 बजे 6 बजे वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा, वहाँ बज रहा है तारे गिन गिन याद से तेरी, मैं तां जागा रातां नू, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू। आपने सुना वो क्या रहा है? तारे गिन गिन याद में तेरी, मैं तो जागूं रातों में, रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को। एंड वी ऑल गो ओ हो, ओ हो। वो रो रहा है, तुसी भंगड़ा पा रहे हो। पंजाबी कैसे बताए अपना इमोशन भाई, क्या करे बेचारा, क्या कहाँ जाए वो। एक और वल्नरेबिलिटी पे पंजाबियों ने गाना बनाया है ना, दलेर मेहंदी का बड़ा गाना है एक फेमस, मैं डर दी रब रब कर दी, मैं डरता हूं मैं रब रब करता हूं, वी ऑल गो छुई मुई छुई। क्या करे पंजाबी, कहाँ बताए अपना ट्रॉमा, बाथरूम में जाके रोएगा बस अकेले, या स्टैंड अप कॉमेडी करेगा फिर। वेरी डिफिकल्ट बीइंग अ पंजाबी। इसलिए ना नेक्स्ट टाइम यू सी ए पंजाबी, जस्ट गिव देम अ साइलेंट हग, डोंट आस्क क्या हुआ है, जैसे पूछो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, म्यूजिक लाओ, छोले भटूरे लाओ यार। तो just a silent hug and don't say anything, they'll understand that you understand। बट पंजाबी बिकॉज ऑफ दिस लिविंग इन ब्रॉड इमोशंस ना, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बचपन मेरा बड़ा कंफ्यूज रहा क्योंकि पंजाबी जो 3 बड़े ब्रॉड इमोशन है, बड़े इमोशन है, लव, शो ऑफ, प्रिटेंस, पंजाबी को लगता है एक ही है, इसमें तो फर्क नहीं है क्योंकि वो घुसते नहीं नुआंस में। उनको लगता है जरा भी नुआंस में घुसेंगे ना किसी इमोशन के, पता नहीं उसके पीछे से कौन सी ट्रॉमा वाली मेमोरी आ जाएगी, पता नहीं पार्टीशन का कौन सा हिस्सा आ जाएगा, क्या पता। इसलिए पैसे को पैसा नहीं बोलते, पैसे को, इतने पैसे के झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा 2 अगर दामाद चले जाएं एक रेस्टोरेंट में पंजाबी है ना, 2 बहनों के 2 पति चले जाएं, वहां जो नाटक होता है ना कि कौन पैसे देगा, वेटर डर जाते हैं। मैंने देखा है एक बार वो वेटर आके बोला कि जी आप 9 बजे से लड़ रहे हो, 12 बज गए, हमको शटर गिराना है, आप बता दो कौन दे रहा, नहीं तो मैं खुद दे रहा हूं, मेरे को घर जाना। वो लड़े पड़े हैं पंजाबी, तो वो पैसे को पैसा नहीं बोलते, पैसे को प्यार बोलते हैं, जी प्यार दे रहे हैं ना, गिफ्ट में प्यार बोलते हैं वो। मैं 8 साल का था,
एक आंटी आई घर पे, पंजाबी घरों में रिचुअल है, सब जगहों पे है बट पंजाबियों में थोड़ा ज़्यादा है कि आंटी आएगी तो बच्चे को पैसे दे के जाएगी। मेरी मम्मी उनके घर जाएगी तो जो छोटा बच्चा होगा उसको पैसे दे के जाएगी। बाकी घरों में भी होता है लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, पैसे दिए और बच्चे ने ले लिए। पंजाबी घरों में ये हंगर गेम्स लेवल ब्लड स्पोर्ट है, 5-6 इसमें स्टेप होते हैं, खून वून निकलता है लोगों का, क्योंकि सिंपल नहीं है। आंटी आई, आंटी ने मेरे को बोला आशो इधर आ। मैंने कहा हाँ जी, एक बात करनी है। मैंने कहा वो बता दिया मामा जी ने। शी सेड क्या? मैंने कहा सॉरी वो फ्यूचर में। तो दे से प्यार, आशो इधर आ, कोने चा तेनू प्यार देना है। मैंने कहा दैट साउंड्स रॉन्ग। उन्होंने बटुआ खोला, उसमें 100 रुपए निकाले। मैंने कहा इसके लिए कर सकते हैं, कोई नहीं। मैं 8 साल का बच्चा यार, मैं 80s की बात कर रहा हूँ। 8 साल के बच्चे को 100 रुपए दिखा दो, कुछ करने को तैयार हो। मैंने बोला और यहाँ तो कंसेंट है मेरा, और क्या नहीं। अच्छा लगा, कल 200 मांग लूंगा, इसमें क्या है। बट उन्होंने हाँ वो बस वो, और ठीक है। तो स्टेप 1 होता है कोने में आप प्यार देना है। स्टेप 2 होता है वो जो 100 रुपया है उसको ऐसे नहीं दे दिया जाता, उसको फोल्ड किया जाता है 2 to the power 5। उसको फोल्ड करके इतना सा बनाया। स्टेप 3 है बच्चे की मुट्ठी में देना, जेब में नहीं देना, हाथ में नहीं देना, मुट्ठी में देना। मुट्ठी इतनी टाइट बंद करनी कि प्लास से भी ना खुले बाद में। स्टेप 4 है कसम दिलानी है, आशु तेनू कसम है, किसी को बताना नहीं है, मैंने ये पैसे दिए हैं, ये प्यार है मेरा, है ना, ठीक है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप आइसक्रीम खा लेनी, किसी को नहीं बताना, मम्मी को नहीं बताना है, ठीक है, ठीक है, ओके। स्टेप 4, स्टेप 5, as she steps out in her head this love has immediately shifted to show off। now दे दिए और सच में खा लिए तो देने का कोई पॉइंट नहीं है। immediately she announces to the room, आशु छोटे भाई को भी खिला लेना, है ना, अकेले नहीं खा जाने सारे। इतने में मेरी मम्मी प्रिटेंस लेकर आती हैं। अब यहाँ से शो ऑफ से प्रिटेंस पे शिफ्ट होता है पूरा गेम। दौड़ते हुए आती है, आशु तूने पैसे लिए क्या? आशु चुप, कुछ नहीं। आशु तूने पैसे लिए, पैसे वापस कर, मुट्ठी खोल, पैसे वापस। आशु तू मुट्ठी नहीं खोलेगा, तेरे को मेरी कसम। आशु तू मुट्ठी खोल, मेरी कसम है, मुट्ठी नहीं खोलेगा, मेरी कसम, मुट्ठी खोल, मेरी कसम है। दोनों की कसमें महाभारत के तीरों टाइप टकरा रही हैं। 8 साल का आशु मैं सोच रहा हूँ मुट्ठी खोलूं, आंटी मर जा, ना खोलूं, मम्मी एक 8 साल के बच्चे पे कितना प्रेशर है कि 100 रुपए में किसी एक की जान जा सकती, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या आंटी का सपोर्ट करने, अंकल आ गए मम्मी का सपोर्ट करने, पापा आ गए, 2 लोग मुट्ठी खुलाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं, खरोचे लग रही मेरे को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां मेरा छोटा भाई पीछे 5 साल का, उसने रोना शुरू कर दिया। उसको लग रहा है ये वो 5 रुपए की लड़ाई है जो कल मैंने और उसने मिलकर चुराए थे कुल्फी के लिए। वो चिल्ला रहा, भैया भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो, मैंने कहा था 5 रुपए चुराने के लिए। पापा ने पूरे गेम से स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया, जाके एक थप्पड़ उसको पड़ा, एक मेरे को पड़ा। शर्म नहीं आती? पैसे चुराने, पैसे चुराने। मैंने कहा यार खोलने तो दो, 5 काट के 95 दे देना मेरे को, है फिर धीरे धीरे ये कस्में डीएस्केलेट होती हैं। जाते जाते आंटी बोलती है, अच्छा बहन जी आपको भी कसम है, अगली बार आप आओगे, मैंने नहीं लेने पैसे। हाँ जी बहन जी आप भी अगली बार आओगे, पैसे ऐसे नहीं, कुछ नहीं, आप खरबूजे ले आना। मेरे से तो खरबूजे, पंजाबी घरों में खरबूजे इसीलिए आते हैं, बच्चों को देने के लिए आते हैं। खरबूजे का पूरा एक मार्केट बना हुआ है जिसमें बच्चों को खरबूजे खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि आंटी ने 100 रुपए नहीं देने थे। बहुत खरबूजे खाए मैंने बचपन में इस चक्कर में। बट धीरे धीरे वो निकलते हैं। मम्मी बोलती है, आशु अच्छा हो गया, चल पैसे दे, अभी मैं रखूंगी संभाल के, तू क्या करेगा इस उम्र में? मैं क्या करूंगा? मैं मरहम पट्टी कराऊंगा, फिर वो दूंगा आपके 5 रुपए वापस, जिसके मैं थप्पड़ भी खा चुका हूं वैसे। नहीं कोई नहीं, तू जब 18 का होगा ना, मैं सारे संभाल के रखूंगी, कैलकुलेशन रखा हुआ मैंने, 18 का होगा तब तेरे को मिलेगा तेरे को हिस्सा। एक्चुअली टू हर क्रेडिट शी केप्ट इट इन तिजोरी। जब मैं बड़ा हुआ 18 का हुआ तो ट्रॉमा के साथ वो 5,800 रुपये मेरा हिस्सा मिला, जो 2 थेरेपी में खत्म हो गए। 200 रुपये और डालने पड़े मेरे को ऊपर।
2 थेरेपी में मैं पूरा वो कहानी भी नहीं समझा पाया कि हुआ क्या था ये आए कहाँ से हैं पैसे। But that brings us to the final part of the show, the happy part of the show. What can we do to make things better? 2 सिस्टम हैं जो हमारी जिंदगी चला रहे हैं, 2 बड़े सिस्टम, एक है परिवार और एक है सरकार। परिवार मतलब हमारी फैमिली, नॉट द परिवार, हमारा परिवार। दोनों सिस्टम को समझना जरूरी। मेरे पास ऐसा कोई जादू का मंत्र नहीं कि आप घर जाते ही ये सिस्टम क्रैक कर लोगे, बट आई एम सेइंग जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज सिस्टम्स वर्क, व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ दीज सिस्टम्स। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ अ फैमिली or how family controls you is through patriarchy. Patriarchy is the oldest religion on the planet. निएंडरथल में भी था, निएंडरथल में भी निएंडरथल के पापा उसको बोलते थे कि निएंडरथली के साथ तू दिख गया तो ऑनर किलिंग हो जाएगी तेरी, है ना। ये हमेशा से है। तो पेट्रियार्की कैसे आपको कंट्रोल करती है? पेट्रियार्की कंट्रोल करती है बाय स्केयरिंग यू अवे फ्रॉम सेक्स। पेट्रियार्की को ये पता है कि अगर हमने सेक्स कंट्रोल कर लिया, ये बता दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, हम बताएंगे, हमको पता है कब करना है, किसके साथ करना है, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप औरतों को कंट्रोल कर सकते हो, बोलोगे कि भाई नौकरी करने थोड़ा जा रही हो सकता है, तुम सेक्स कर लो, तो तुम घर पे रहो। तुम कास्ट को कंट्रोल करते हो, रिलीजन को कंट्रोल करते हो, हर जेंडर को एक्सेप्ट द सिस जेंडर मेल, सबको आप कंट्रोल करते हो। पेट्रियार्की ने हमको सेक्स से इतना डराया हुआ है कि आज की तारीख में, इस उम्र में, मैं बॉम्बे, द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया में अभी चला जाऊं, बाहर खार स्टेशन के बाहर एक केमिस्ट शॉप है, मैं अभी चला जाऊं और वहां मैं ऊंची आवाज़ में कॉन्डम मांग लूं, तो मैं और केमिस्ट और दूसरा कस्टमर जो बेनाड्रिल लेने आया हुआ, हम तीनों के बीच एक सेक्सुअल टेंशन शुरू हो जाएगा। हर एक के दिमाग में बाकी 2 नंगे दिखने लगेंगे। तीनों के दिमाग में एक आवाज कौन देगी? पापी सेक्स करेगा, गंदा आदमी, छी। सेक्स सुनते ही हमारे दिमाग में छी आता है, पता नहीं क्यों, इस कंट्री में छी ही आता है सीधे। सेक्स मतलब छी। छी आना कैसे चाहिए? आपके ऑफिस में कोलीग है, वो कच्चे में लपेट के रोटियां लाया हुआ है ना, तो आप बोलो छी, बोले कच्चा भी मेरा नहीं है, चुराया हुआ, तो छी। सेक्स को लेके छी। VHS का जमाना था 80s 90s में, VHS टेप आते थे, हम लोग किराए पे कलर टीवी लेके आते थे, किराए पे टेप लेकर आते थे, 4 फिल्में हम लोग रात भर देखेंगे, है ना। उस जमाने में हम लोग, उसमें पापा बैठे हुए हैं VCR के बगल में, जैसे ही कोई ज़रा सा इंटीमेट सीन आए उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें। ऐसा मेरा दिमाग फकअप हुआ कि जब व्हेन आई हैड सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, माय गर्लफ्रेंड टोल्ड मी यू आर गोइंग टू फास्ट। मैंने बोला यही देखा मैंने, तो यही स्पीड होती है। वो करते थे ना VHS, जिन लोगों ने भी देखा, आई डोंट नो, सम a lot of Gen Zs here who don't know, but VHS में फास्ट फॉरवर्ड में वो विजुअल ऐसा वो चू 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 आवाज आती थी। या वो तो फिर when my girlfriend told me कि यार talk dirty, मैंने बोला चू 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 चू। So it's complicated, you know, growing up in India with all these crazy things. इतना डरावना है सेक्स कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया और हमारे बायोलॉजी के टीचर को जब 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ाना, वो टीचर घबराया हुआ, बोल रहे देखिए छोड़ दे, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, हम लोग प्लांट्स पे बात करते हैं आगे। अरे साले मैं फोटोसिंथेसिस से बच्चे पैदा करूं? पढ़ाओ, मेरे को ज़रूरी है। नहीं देख लेंगे हम लोग, आगे देख लेंगे। सेक्स एजुकेशन तो वैसे ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही, है ना, ड्राई सा चैप्टर। बट साल के लास्ट डे पे उनको लगा कि कहीं कोई बच्चा कंप्लेंट नहीं कर दे, सर ने पढ़ाया नहीं था, तो वो सरसरी निगाह से पढ़ाने आ गए। आ तो गए, बड़े कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, इतना गंदा कि बताना मुश्किल कौन सा किसका। एक लड़का बोला मेरा तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा।
बहुत घबराए वो, बहुत ज्यादा। वो भाई पसीना वसीना छूट रहा है, पानी पी रहे हैं जैसे करण थापर को इंटरव्यू देने आए हो। अच्छा, उसमें भी उनके मुंह से सेक्स और सेक्सुअल वर्ड नहीं फूट रहा। उनको डर लग रहा है कि ये बोल दूं जबान गंदी हो जाए मेरी, तो वो ना फंबल कर रहे हैं इन शब्दों के बीच में से। वो बोल रहे हैं मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन। वो चाह रहे हैं जो एस का कर्व है उसके मैं इधर से निकल जाऊं। मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन, मेल एक्सुअल। वो मेरा दोस्त रवि, उसने हाथ खड़ा किया, बोला सर लंड। हम सीख लिए साले, हम बैठे रहे तुम्हारे लिए, हमको और काम नहीं है जीवन में, हम आगे बढ़ गए। होते थे हर मोहल्ले में एक हरामी भैया होते थे, मोहल्ले के जो बच्चों को इकट्ठा करके ये सब बताते थे। हर मोहल्ले के ओशो, है ना? संभोग से समाधि तक कुछ पूछ लो, सही गलत, ज्यादातर गलत वो बता देते थे। उनसे हमने पूछ लिया भैया बच्चे कैसे होते हैं? बोले आशु जी इधर आओ, बहुत चंचल मन है तुम्हारा। काहे पूछ रहे हो? मैंने ऐसे ही भैया, वो कुछ तो सर ने कुछ हेक्सुअल और पता नहीं क्या बताया था। बोले कुछ नहीं है, ऐसा है सेक्स बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ दुनिया ने, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कोई इसमें बहुत मजा भी नहीं आता, कुछ नहीं है। जब मेल ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से टच होते हैं बच्चे हो जाते हैं। मैंने आंटियों से गले मिलना छोड़ दिया। मुझे लगा साला बाली उम्र में कोई कांड ना हो जाए, और बाई चांस एक आंटी का बच्चा हुआ। मैंने बोला हाय राम, मैं तो वो उस दिन 100 रुपए के चक्कर में मैं तो गले मिला था। ये तो सच में प्यार का आदान प्रदान हो गया। अब क्या करेंगे? गया वो चोरी छुपे बच्चे को देखने, मैंने नाक तो मिल रही। फिर मैं गया अपना वो पापा के बटुए में से वही 100 रुपए जो उसी आंटी ने दिए थे, जो 2⁵ मोड़े हुए बच्चे के साइज के ही थे, उसकी मुट्ठी में जाके मैंने चोरी छुपे बंद किए। मैंने कहा देख बेटा, इस उम्र में तो तेरा बाप इतना ही कर सकता, बड़े होके रैंडमली किसी से गले मत मिलना। और अगर उस बच्चे ने वो नसीहत मान ली तो वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। बट तो पेट्रियार्की को तोड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है। बेसिकली यू हैव टू गेट आउट ऑफ द शेम और टैबू ऑफ सेक्स। बेसिकली कीप कॉलिंग योर पेरेंट्स, एल्डर्स, चाचा ताऊ को कॉल करो, रैंडमली बोलो सेक्स और रख दो ऐसे। मैंने अपने ताऊ जी को फोन किया, मैंने बोला सेक्स, वो बोले गंदी बातें करनी है तो पाकिस्तान एम्बेसी फोन कर। बट दूसरा सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फिर भी हम समझ सकते हैं। दूसरा सिस्टम जो है सरकार, गवर्नमेंट, वो वेगनेस पे चलता है। वो चाहता है कि वो वेग रहे, वो चाहता है कि वो वैसा शराबी बाप रहे जो घर आके पीट भी सकता है और प्यार भी कर सकता है। उसमें ना बहुत मजेदार डिक्टेटर बनते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो वो गवर्नमेंट वो है हमेशा से, सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया कि वेग रखो। कोई चीज़ जो कभी वर्क नहीं करती अचानक से वर्क कर रही है, और कोई चीज़ जो वर्क करनी चाहिए वो कभी वर्क नहीं करती, ऐसा होता है। जैसे सरकार से हमारा 2 वे रिलेशनशिप है। सरकार हमको कुछ देती है, फैसिलिटीज़ देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, सेफ्टी देती है, सिक्योरिटी देती है, इन हाइपोथेटिकली बहुत चीज़ें देती है। बदले में हमसे कुछ लेती है, बदले में हमसे टैक्सेस लेती है, रेवेन्यू लेती है, निष्ठा लेती है, प्राण, बहुत कुछ लेती है। जहाँ सरकार हमको कुछ देती है वो सिस्टम ब्रोकन है, डिलीवरी सिस्टम ब्रोकन है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई मीन दुनिया में ज़्यादातर डिलीवरी सिस्टम ब्रोकन है। बट जहाँ सरकार को हमसे कुछ लेना है, जहाँ सरकार को हमसे पैसे लेने, रेवेन्यू लेने हैं, टैक्सेस लेने, वो सिस्टम भी ब्रोकन है। देन इट हिंट्स एट अ डेलिबरेट वेगनेस, ऑब्फस्केशन, काइंड ऑफ एन ओपेक सिस्टम। जैसे कि सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है इंडियन रेलवेज। IRCTC की वेबसाइट देख के अगर आपको लगता है कि सरकार चाहती है कि आप टिकट बुक कर पाओ,
आईआरसीटीसी के होम पेज पे कैप्चा का जो गरबा चल रहा है, मैं कैप्चा, अरे मैं भी कैप्चा, अरे मैं भी तो कैप्चा भरो, बोलता मैं कैप्चा था ही नहीं, मैं तो ऐड था। कैप्चा तो वो जा रहा है। उसको पकड़ने जाओ तो एक दिशा नाम से आंटी उन्होंने रखी है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर दिशा, वो आ जाती है, मे आई हेल्प यू, मैंने कहा आप हटो, मेरा कैप्चा जो दिशा है। आपने अगर देखा हो आईआरसीटीसी, दिशा नाम की एक कूदती हुई कैरेक्टर आती है जो बोलती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कुछ लोग जो उस विंटेज के हैं उनको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपी नाम का एक ऐसा ही किरदार था, जिसको लगता था कि हम हिंदुस्तानियों को चिट्ठी लिखनी नहीं आती तो इनको सिखाना चाहिए। तो जैसे ही तुम कुछ लिखने जाओ बोलता था डियर सर से शुरू करो। मैंने कहा मैं माँ को लिख रहा हूँ। तो वो क्लिपी था। क्लिपी फिर एक टाइम पे बूढ़ा हुआ, मर गया, और क्रिश्चियन था तो दफना दिया गया। भारत सरकार गई उसकी कब्र पे और उसको खोद के निकाला और उसको बोला कि सरकारी जॉब मिलेगा, वही जो पहले करते वही करना है, सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, बस धर्म परिवर्तन करके हिंदू नारी बनना पड़ेगा तुमको। बिंदी साड़ी से तो उसको ढक के वो ले आए उसको, तो वो दिशा बन गई। क्लिपी जो है दिशा हो गई है, और दिशा जो है वो घूमती रहती है आईआरसीटीसी पे, कैप्चा भरवाती है लोगों से। इतने कैप्चा हैं उनके पास, और जब तक आप एक कैप्चा भरो वो बोलता है कि मैं नहीं था, वो था, वो था, वो बोलता है वो मैं नहीं था, वो था, वो जा रहा। आप जब तक कैप्चा पकड़ो तब तक वो बोलता है जी सॉरी टाइम आउट हो गया, आप रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करो, वो साला फिर से वो बोलता है जी 15 मिनट का अभी ना मेंटेनेंस चल रहा हमारा। डेली ये लोग 15 मिनट क्या मेंटेन करते हैं मुझे नहीं पता। फेविकॉल से कैप्चे चिपका रहे हो क्या तुम वहां पे साले? चल क्या रहा है? अमेजिंगली इससे सुंदर यूआई मैंने नहीं देखा है। 36 कैप्चा भरने का, मैं मुंबई पुणे मुंबई मेरे को टिकट बुक करना था, मैं मुंबई पुणे मैंने बुक किया। 36 कैप्चा भरने के बाद फाइनल पेज पे पहुंचा, वहां पे आया कि जी गो बैक टू होम, बुक करना था टिकट। मैं गो बैक टू होम, अब मुझे मुंबई पुणे था, पुणे मुंबई चाहिए था। फ्लिप का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, ये नहीं कि आप रिटर्न टिकट ऐसे ही फ्लिप करो, और तो वो ड्रॉप डाउन में से ढूंढना पड़ता है। फ्रॉम मुंबई टू पुणे था, मेरे को चाहिए था फ्रॉम पुणे टू मुंबई। मैंने वो ड्रॉप डाउन से मुंबई को पुणे किया ही था। पॉपअप आया एक स्प्लिट सेकंड में, कैन नॉट बुक दिस टिकट, फ्रॉम एंड टू कांट बी सेम। मैंने कहा यस सॉरी माय बैड, मैं बता देता हूँ मैं वापस घर आना चाहता हूँ, तो मैं पहले ना वो चेंज कर देता हूँ कि वापस मैं मुंबई आना चाहता हूँ। तो मैंने वो मुंबई टू पुणे था, मैंने बोला पुणे को मैं पहले मुंबई कर देता हूँ ताकि उसको समझ आए कि लड़का वापस घर आना चाहता। तो मैंने वो जैसे ही मुंबई किया तुरंत फिर पॉपअप आया, कैन नॉट बुक दिस टिकट, टू एंड फ्रॉम कांट बी सेम। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, ना इधर बैठो। मैं जैसे ही मुंबई पुणे करूंगा तुम पुणे को मुंबई कर देना। शादी का यही तो मतलब होता है, साथ मिल के टिकट बुक करें। मैंने मुंबई पुणे किया, उसने पुणे मुंबई किया, 2 पॉपअप आए, दिशा बंदूक लेके आई। हरामजादे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके, हाइपोथेटिकली मान लीजिए दिशा जी, मान लीजिए हाइपोथेटिकली दुनिया में एक चूतिया है, एक पूरे ब्रह्मांड में एक चूतिया है हाइपोथेटिकली, जो मुंबई टू मुंबई बुक करने के आपको 1200 रुपए दे रहा। लो भोसड़ी लो। दे रहा हूं मैं 1200 रुपए तुम्हारे, मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन टच करके वापस आ जाऊंगा बस। देखो तो ये करना क्या चाहता है, देखो ये लड़का कुछ तो सोचा होगा, इसने भी 45 मिनट से कंप्यूटर के सामने बैठा है। कुछ शायद 36 यूज केस जो तुमने बनाया उसमें से एक रह गया हो कि लोग वापस घर आना चाहते हैं। कैसे मैंने बुक किया, मैंने किया वो बुक। फ्रॉम मुंबई टू पुणे था, मेरे को चाहिए था फ्रॉम पुणे टू मुंबई। मैंने मुंबई को पहले हैदराबाद किया, पुणे को फिर मुंबई किया, फिर इसको पुणे किया।
दिशा फिर आई, आर यू ओके? मैंने बोला नो ऑफ कोर्स नॉट। एक और ऐप है इनका, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, यूटीएस नाम का ऐप है, जहाँ पे कुछ लोग इस्तेमाल करते होंगे शायद, है ना, यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जो लोकल ट्रेन के लिए मुंबई में इस्तेमाल होता है और काफ़ी जगहों पे जो भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन अनरिजर्व टिकट चाहिए हो तो यूटीएस है। एक तो उसका नाम ऐसा है कि रेलवे को यूरिनरी की बीमारी हो जाए। क्या नाम हुआ साला? मैंने खुद ही डाउनलोड किया था, 6 महीने बाद मैंने देखा ये रिपोर्ट कब आई। मुझे यूटीएस है। अच्छा, यूटीएस में 10-10 रुपए की टिकट ही बुक करते हैं आप। बोरीवली से चर्चगेट जाओगे मेरे ख्याल से 15 रुपए की टिकट है, अंधेरी से चर्चगेट जाओगे 10 या 12 रुपए की, 10 रुपए की है। 10 रुपए की टिकट के लिए उन्होंने इतने कमाल के इसमें सिक्योरिटी फीचर लगाए हैं कि कोई चुरा ना ले, कोई 10 रुपया ना चुरा ले भारत सरकार के खजाने से। फिर हम 5 ट्रिलियन कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे उन्होंने बैड फेथ डिजाइन एलिमेंट है उसमें, 2 कमाल के बैड फेथ डिजाइन एलिमेंट। अंधेरी से चर्चगेट मेरे को जाना है, अंधेरी स्टेशन पे मेरे को टिकट बुक करनी है, स्टेशन से 200 मीटर रेंज के बाहर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म पे ही टिकट अलाउ कर दिया तो जब टीटी मेरे को दिखेगा तब मैं बुक करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। वरना मैं 10 रुपए बचाने के लिए मैं जॉन अब्राहम हो जाऊंगा धूम का। टीटी मेरी तरफ आ रहा है स्लो मोशन में, मैं खट 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 टिकट बुक करूंगा, धूम धूम आए ऑन फायर। हेलो, क्या लगा था तुमको? 200 मीटर रेंज के बाहर होना है, लेकिन बहुत दूर नहीं हो सकते, 400 मीटर के अंदर होना है। क्यों? सेकंड सेफ्टी मैकेनिज्म, बैड फेथ। उनको लगता है बहुत दूर टिकट अलाउ कर दिया तो मैं जब टीटी को देखूंगा मेरे पास टिकट नहीं है, मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा जो दिल्ली में बैठा है कि जल्दी से टिकट बुक करके भेज, टीटी मेरी तरफ आ रहा, स्लो मोशन में धूम का गाना शुरू हो चुका, जल्दी भेज। वो व्हाट्सएप पे भेजेगा, मैं फिर दिखाऊंगा धूम धूम। 200 मीटर के बाहर होना है, 400 मीटर के अंदर होना है, मैं टिकट नहीं बुक कर रहा हूं, मैं चक्रव्यूह तोड़ रहा हूं यहाँ पे। हो ही नहीं सकता है, बताओ साले, मैं क्या सड़क पे इंची टेप लेके चलूं? मैं पैदल आ रहा हूं अंधेरी स्टेशन की तरफ, भैया पान वाले प्लीज पकड़ लो मेरे को, 25 मीटर रह गया, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ये भारत सरकार के सारे ऐप, कोई भी ऐप आपको घर वापस नहीं जाने दे रहा। चाह क्या रहे हैं ये लोग? यूटीएस और मुश्किल हो जाता है इस्तेमाल करना जब मैं मेट्रो से आ रहा हूँ। मैं वर्सोवा में मेट्रो से चढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेट्रो से मैं अंधेरी स्टेशन उतरूँ और सीधे लोकल ट्रेन ले लूँ और मेरे को टिकट विंडो पे ना जाना पड़े जहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, या वो जो ऑटोमेटिक टिकट का उन्होंने जो बूथ बनाया है, देखा होगा आपने वो बूथ जिसमें अंधेरी टच करो तो अंबरनाथ आता है। इतना आराम से वो टिकट प्रिंट करता है, मुझे लगता है अंदर अंकल बैठे हैं जो चाय पी रहे हैं, बोला हाँ कोई नहीं, करो करो, घूमो घूमो घूमो, हम दे रहे हैं। सच में एक बार मुझे सच में ऐसा लगा कि उधर से हाथ दिया था, क्योंकि मैं टिकट वेट कर रहा हूँ इधर से आएगा, किसी ने इधर से मेरे जेब में डाला। तो मैं नहीं चाहता उस मशीन का सामना करना, मैं चाहता हूँ कि मैं मेट्रो में बैठूं। इसीलिए बनाया गया है वो ऐप कि आपको विंडो पे ना जाना पड़े, आप मेट्रो में बैठे बैठे मैं टिकट बुक करके इधर दौड़ते हुए उतर जाऊं और प्लेटफॉर्म से भाग जाऊं। अब गेम ये है कि वर्सोवा जो पहला स्टेशन है जहाँ से मैं चढ़ता हूँ वो 400 मीटर के बाहर है, दूसरा स्टेशन डीएन नगर 400 मीटर के बाहर है, तीसरा स्टेशन आज़ाद नगर 400 मीटर के बाहर है। जब मेट्रो मेरी आज़ाद नगर से अंधेरी की तरफ जा रही है और वो सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर से गुजरती है तो 400 मीटर का रेंज शुरू होता है। 200 मीटर बाद जब यही मेट्रो जय हिंद वड़ा पाव के ऊपर से गुजरती है तो ये रेंज खत्म हो जाता है। 200 मीटर का ये सफ़र मेट्रो 5 से 7 सेकंड में पूरा करती है। इसमें मुझे टिकट बुक करना और इसमें इस ऐप में एक हरामी ओटीपी भी आता है। 6 सेकंड में भारत सरकार का कौन सा ओटीपी आया है? मैंने कोविड की सेकंड वैक्सीन फर्स्ट वैक्सीन के ओटीपी से लगवाई थी, पता है? मैं दरवाजे से चिपक के खड़ा रहता हूं कि सोनी मोनी आए और
अब मैं शुरू करूं अपनी प्रक्रिया। एक दिन मेरे मुंह से ऐसे ही निकल, सोनी मोनी। डर गया बगल में जो खड़ा हुआ था, बोला कूदेगा। मैंने बोला नहीं, टिकट बुक कर, टाइम मत वेस्ट करो, मेरा हर सेकंड कीमती है। बहुत बार मैंने ट्राई की, नहीं होता, वो 6 सेकंड में होता ही नहीं है। मैं या तो रेंज के बाहर होता हूँ या बोलता है आप तो स्टेशन पे आ गए जी, अब आप बाहर भागो। फिर मैं बाहर जाता हूँ, फिर मैं अंधेरी स्टेशन से निकल के जहाँ पे फोटोकॉपी की बड़ी बड़ी दुकान है उसके भी पार जाके वहाँ पे मैं बुक करता हूँ, फिर आता हूँ इधर। ये करना पड़ता है। मैं अक्सर हर बार मैंने ट्राई किया, सैकड़ों बार। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बोला आज मैं सारे ऐप बंद करूँगा। मैंने वॉलेट में 2000 रुपये भरे 10 रुपये की टिकट के लिए। तो मैंने किया और खट से वो बाई चांस OTP आया और हो गया बुक। उस रात अपन 2 बजे तक दारू पिया। तो ये एक खेल है। दूसरा खेल जो है भारत सरकार खेलती है इनकम टैक्स वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इतने इजी कैप्चा नहीं है, वहाँ मैथ्स के सवाल आते हैं। उनको लगता है यहाँ तो साले हम पूरी तुम्हारी है ना, मैथ्स का सवाल बताओ तुम। मैथ्स का सवाल आता है वहाँ पे, सिंपल 7x UW वाले कैप्चा नहीं आते। पिछले साल की बात है, मैं इनकम टैक्स भरना था मुझे, मैं वेबसाइट पे गया, मेरे पास लॉगिन है, पासवर्ड है, उसके बावजूद वहाँ पे भारत सरकार की प्रिय चीज़ कैप्चा है। कैप्चा में एक मैथ्स का सवाल है, पूरा स्टेटमेंट है और लास्ट में एक बॉक्स बना है जहाँ जवाब लिखना है। ट्रू स्टोरी, सवाल आया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड? मैं बाथरूम में गया, मैंने बाल्टी भरी, मुझे लगा आज गोमूत्र ज्यादा हो गया, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। मैंने फिर से पढ़ा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड। मैंने कांपते हुए हाथों से लिखा 7 मीटर। बोलता है गलत है। मुझे याद आया स्कूल में मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, होरा सर। तो बोलते थे अगर क्वेश्चन में यूनिट लिखा हो तो आंसर में यूनिट लिख के टीचर का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगा हो सकता है होरा सर की इनकम टैक्स में कैप्चा की जॉब लगी हो। तो मैंने 7 लिखा। मैंने बोला होरा सर आई रिमेम्बर। बोलता है गलत है। मैंने फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मुझे हो सकता है एप्टीट्यूड का सवाल हो। मैंने लिखा 700 सेंटीमीटर। बोलता है गलत है। मैंने इंच में कन्वर्ट किया, बोलता है गलत है। मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा फरलांग नाम का यूनिट चलता था आपके टाइम पे, 7 मीटर कितने फरलांग होते हैं? पापा बोले फिर गंदी बातें कर रहा तू, रख। मैंने फिर पढ़ा व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड। मुझे हो सकता है बड़ा पर्सनलाइज सवाल हो, वरुण फीट में। क्या पता मेरे पैर भी इन्होंने आधार से जोड़ दिए हों। 7 मीटर की स्टील रॉड कितनी होती है? गलत है। रिफ्रेश करने का ऑप्शन था, वो क्वेश्चन बदल सकते हैं आप, अगला कैप्चा आ जाता है, अगला सवाल आ जाता है। लेकिन मैं IIT गया हूँ, मेरा ईगो नहीं अलाउ कर रहा था। ये चूतिए सवाल से हार, मैंने बताऊंगा, रुक मैं बताऊंगा। मैंने फिर पढ़ा व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड। स्टील क्यों कह रहा है ये? कहीं ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल तो नहीं? कहीं ये तो नहीं जानना चाहता है कि इस टेम्परेचर और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 7 मीटर की स्टील रॉड कितनी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है? मैंने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लगा के निकाला, 7.016 मीटर। गलत है। हार के फाइनली मैंने क्वेश्चन रिफ्रेश किया। अगला सवाल आता है व्हाट इज 3.2 इंच माइनस 1.2 सेंटीमीटर। यूनिट कौन सा प्रभु? यूनिट नाम की एक छोटी सी चीज होती थी मैथ्स में। उस दिन मेरे को यह समझ आया कि ऐसा नहीं है कि विजय माल्या टैक्स भरना नहीं चाहता। वो भर नहीं पाया। वो 7 मीटर की स्टील रॉड अपनी गांड में डाल के चला गया लंदन। और मैं भी नहीं भर पाया। मेरे को मेल आने लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, फोन आने लगे। फाइनली एक फोन आया कि जी आप टैक्स नहीं भर रहे। मैंने बोला मैं एक सवाल पूछूं आपसे?
व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड? उसने काट दिया। बहुत मैं परेशान हो गया, मेरे दोस्त मुझे डराने लगे कि ऐसा है कि तू वैसे ही बहुत पॉलिटिकल कॉमेडी करता है, दे आर लुकिंग फॉर वन स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम योर एंड एंड दे विल पुट इन इनकम टैक्स रेड और समथिंग ऑन यू एंड यू नो यू विल बी जेल्ड एंड ऑल। सो आई वाज सो डिप्रेस्ड एंड देन दैट डे हैपेंड वेयर आई गॉट दैट टिकट यूटीएस का मेट्रो में और 2 बजे तक शराब पिया मैंने। तो शराब के नशे में मैं वापस गया और मैंने खोला वो इनकम टैक्स का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर स्टील रॉड? मैंने लिखा वाह मोदी जी वाह, एंड इट फकिंग अलाउड मी इन बिकॉज नथिंग मेक्स सेंस। थैंक यू। Thank you.